मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व मानता हूं। आप उनके जीवन को देखिए, उनके पूरे जीवन को समझने की, परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। सत्य में एक बहुत इनकन्वीनियंट आदत है, वो निकलता है 70 साल बाद, 100 साल बाद आप उसे दबा नहीं सकते। या जिसको हम अंग्रेजी में पॉलीमैथ कहते हैं, उनका उद्भव हुआ। उनमें से भारत की धरा पर, भारत की भूमि पर एक नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। विशिष्ट वक्ता के रूप में पधारे राजनीति शास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन अंसारी जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं कि अपने विचारों से हमारे ज्ञानवर्धन कर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मोहम्मद। धन्यवाद मैडम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित महाविद्यालय परिवार के मुखिया प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव सर, कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर बालकेश्वर सर, आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता हिंदी विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर किरण मैडम, मंच पे मंचासीन हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकगण, सभागार में उपस्थित हमारे अन्य सहयोगी, विद्यार्थी एवं मीडिया से आए छायाकर्मी, आज जिस अवसर पे हम लोग इस सभागार में उपस्थित हुए हैं, उस व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए यदि मैं कहूं कि शब्द छोटे हैं या मेरे पास शब्द नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। यदि बात केवल औपचारिकताओं की हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास शब्द हैं। उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व, उनके संघर्षों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास निसंदेह शब्द हैं। लेकिन जिस रूप में मैं बाबा साहब के जीवन को देखता हूं, उनके संघर्ष को देखता हूं, उनके विचारों को देखने और समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा अदना सा व्यक्तित्व उस विराट व्यक्तित्व के बारे में कुछ कह पाने में, कुछ समझ पाने में मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूं और मानता हूं। मानव इतिहास में इस पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग समय में बहुत से या जिसको हम अंग्रेजी में पॉलीमैथ कहते हैं, उनका उद्भव हुआ। उनमें से भारत की धरा पर, भारत की भूमि पर एक नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी है। मैंने बहुज्ञ या पॉलीमैथ शब्द इसलिए प्रयोग किया और यही वजह है कि मैंने कहा कि मेरे पास शायद शब्द नहीं है कि मैं कैसे उनके व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व को किन शब्दों के माध्यम से मैं उनको बांधूं, क्योंकि उनका जो कृतित्व है वो इतना व्यापक है, उनके चिंतन की जो क्षितिज है वो इतना विराट है। ओझल रहा हो, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक विधिवेत्ता के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, और सबसे प्रमुख एक प्रेरणा स्रोत के रूप में। विशेष रूप से ये महाविद्यालय है, यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने से संबंधित लोग हैं, हमारे विद्यार्थी भी हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल
व्यक्तित्व मानता हूँ। आप उनके जीवन को देखिए, उनके पूरे जीवन को समझने की, परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए, उस संदर्भ को समझने की कोशिश करें अगर हम, तो जिस समाज में, जिस संरचना के भीतर, जिस ढांचे के भीतर एक व्यक्ति के लिए सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो, उन परिस्थितियों की आंखों में आंखें डाल के उनको चुनौती देते हुए, सारे समस्याओं को धता बताते हुए सफलता की उन ऊंचाइयों तक बाबा साहब पहुंचे, जहां तक सामान्य व्यक्ति, बहुत जिसको समृद्ध अवसर प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के लिए भी पहुंचना एक ख्वाब है, एक सपना है। तो बाबा साहब ने अपने जीवन के माध्यम से एक बहुत बड़ी शिक्षा दी, एक सीख दी है, और मैं मानता हूं कि एक सार्वभौमिक शिक्षा, एक यूनिवर्सल टीचिंग है, जिससे बिना आप किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी समुदाय के हों, ये हर सीमा से परे सभी के लिए सीखने की चीज है कि कैसे एक साधारण सा, एक अदना सा व्यक्तित्व तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तमाम संकटों का सामना करते हुए मानव की सफलता की उच्चतम बिंदु तक पहुंचा। ये एक प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए, हमको जरूर इससे सीखना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक दो बिंदुओं में मैं अपनी बात रखूंगा। बाबा साहब अंबेडकर को मूल रूप से हम लोग मानते हैं कि समाज सुधारक के रूप में मानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपको समाज सुधारक की अपेक्षा एक क्रांतिकारी मानता हूं। आम लोगों के मन में एक धारणा रही है कि क्रांतिकारी का मतलब होता है कि वो हिंसक आंदोलन का कुछ समर्थन करता हो या हिंसा के माध्यम से समाज सुधार की बात करता हो, लेकिन मेरी जो क्रांतिकारी या क्रांति की जो समझ है वो थोड़ी अलग है। मैं समाज सुधारक बाबा साहब को इसलिए नहीं मानता क्योंकि समाज सुधारक जो होता है वो उस व्यवस्था के भीतर ही कुछ परिवर्तन की बात करता है। जो वर्तमान व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के साथ कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों की बात करता है, कुछ संशोधनों, कुछ सुधारों की बात करता है। बाबा साहब ने वर्तमान व्यवस्था जो थी, खासतौर से जो जाति व्यवस्था थी या हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसको उन्होंने सिरे से खारिज किया। उसके स्थान पे बाबा साहब ने बिल्कुल नए प्रकार के, नवीन प्रकार की व्यवस्था की बात की। पुरानी व्यवस्था को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पे बिल्कुल नए प्रकार के एक व्यवस्था, एक सामाजिक ढांचे की वकालत की। इस वजह से मैं उनको क्रांतिकारी मानता हूं, क्योंकि किसी भी क्रांति का मूल उद्देश्य होता है कि वर्तमान ढांचे को उखाड़ के फेंक देना और उसके स्थान पे एक न्यायपूर्ण, एक समता मूलक, एक जो है मानव मूलक व्यवस्था की स्थापना करना। इसीलिए मैं उनको समाज सुधारक नहीं मानता। और इस रूप में बाबा साहब का योगदान अद्वितीय है, क्योंकि अगर हम भारत के इतिहास में देखें तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब पहले व्यक्तित्व थे या पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज सुधार की बात की हो। बाबा साहब से पहले भी समाज सुधारों की बात करने वाले हमारे धरती पे, हमारे जो है भूमि पे रहे हैं, लेकिन उनको मूल रूप से मैं समाज सुधारक मानता हूं, या जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि उनके लिए समाज सुधार एक वन शॉट अफेयर है, कि किसी खास दिवस पे इकट्ठा हो जाना, औपचारिक ज्यादा होना, कि कुछ कार्यक्रम के माध्यम से उन औपचारिकताओं को पूरा करने में विश्वास करना, पैम्फलेट बांट देना, लोगों को जागरूक करना। बाबा साहब ने इस समस्या को इतने हल्के में नहीं देखा। बाबा साहब ने जो छुआछूत या जो विषमता है समाज में, जो शोषण है, जो अन्याय है, उसकी तह तक जाने की कोशिश की। और ये जो अंतर्दृष्टि है, जितनी गहराई से बाबा साहब ने देखने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कोई अन्य दूसरा कोई व्यक्तित्व ऐसा हुआ है जिसने इतनी गहराई से इस समस्या को समझने की कोशिश की। और यही मूल कारण रहा कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग इस पूरे विमर्श को अंबेडकर गांधी डिबेट के नाम से भी जानते हैं। जो स्टूडेंट्स आधुनिक भारत पढ़े होंगे तो आप देखते होंगे कि गांधी और अंबेडकर दो छोर दिखाई देते हैं जब आती है बात जाति व्यवस्था और जाति की समस्या को लेके। तो गांधी जी कहीं ना कहीं उस व्यवस्था के भीतर ही उस व्यवस्था को रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहे थे। उनका ये मानना था कि जाति की जो समस्या है, जो समाज की जो समस्या है, जो अछूतों की जो एक बहुत बड़ी समस्या है,
इस समस्या को मात्र हम हृदय परिवर्तन करके, लोगों की सोच में परिवर्तन करके इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब का मानना था कि ये समस्या एक संरचना से उपस्थित होने वाली समस्या है। ये समस्या एक व्यवस्था से संबंधित समस्या है। जब तक उस व्यवस्था को उखाड़ के आप समूल नष्ट नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या दूर होने वाली नहीं है। मात्र हृदय परिवर्तन करके आप इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो अनटचेबिलिटी या जो छुआछूत विरोधी पूरा मूवमेंट है, इसको नई दृष्टि प्रदान की, नए तरीके से परिभाषित किया, नई नजर से इसको देखने की कोशिश की है। इसी तरीके से बात आती है कि समाज का इतना बड़ा तबका जिसको हम अनटचेबल्स, अछूत बोलते थे या बोलते हैं, उनके कल्याण का मार्ग क्या हो, इस पे भी बाबा साहब बिल्कुल हमको नई दृष्टि के साथ उपस्थित मिलते हैं। पहले जो है बाबा साहब के पहले जो अनटचेबिलिटी या अछूतों के उद्धार का जो पूरा मामला था या विषय था, वो कहीं ना कहीं समाज सुधार या बहुत आगे बढ़ा तो धर्म सुधार तक जाके सीमित हो जाता था। ये माना जाता था कि ये एक सामाजिक समस्या है और एक धर्म विशेष की समस्या है, तो यदि हम कुछ प्रथाओं को बंद कर दें, ये समस्याएं साल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं इस रूप में एक पूर्णतावादी मानता हूँ, एक परफेक्शनिस्ट मानता हूँ। उन्होंने कहा ये अधूरी सोच है आपकी, एक अधूरा प्रयास है, ये कभी भी समूल नष्ट नहीं करेगा इस समस्या को। मात्र उन्होंने सामाजिक सुधारों की वकालत नहीं की, उन्होंने केवल धार्मिक सुधारों की वकालत नहीं की। इससे आगे बढ़ के बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयासों को, आश्वासनों को वैधानिक आधार प्रदान करने की कोशिश की, संवैधानिक आश्वासन प्रदान करने की कोशिश की। और उन्होंने केवल कहा नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अगर पूरा चिंतन है उसके सार को समझा जाए तो 3 शब्दों में जो हम लोग जानते हैं कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, कि शिक्षित बनो और संगठित बनो और आंदोलन करो। बेसिकली अगर आप उनकी जीवन यात्रा को देखेंगे तो इन्होंने केवल कहा नहीं, करके दिखाया। शिक्षित बनो, सबसे बड़ा उदाहरण मैंने बताया कि वो व्यक्ति, वो बच्चा जो इस समाज में खुद प्रत्यक्ष रूप से इस कुव्यवस्था का कोपभाजन बना, उसका सबसे बड़ा प्रमाण रहा कि अंबेडकर ने ये सिद्ध करके दिखाया अपने पूरे समाज को। मात्र कहा नहीं, ये साबित करके दिखाया कि यदि हम में अदम्य साहस हो, यदि हम में जुझारूपन हो, तो हम तमाम मुश्किलों के बावजूद उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो केवल उन्होंने नारा नहीं दिया, करके दिखाया। दूसरी तरफ उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि आप संगठित बनो, उन्होंने संगठन बना के दिखाया। तमाम उन्होंने संगठन बनाया, जैसे ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन है। उन्होंने 1936 में एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन किया, एक समाज बहिष्कृत हितकारी समाज की स्थापना की। तो इसके माध्यम से भी वो समाज के शोषित निर्बल वर्गों के संगठन में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया। तीसरी बात जो आती है कि आप शिक्षित बनो, शिक्षा के दिशा में उन्होंने बहुत से प्रयास किए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तमाम प्रकार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, जिसमें मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है, इस तरीके के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता है, समता है, समाज को संबोधित किया, समाज को चैतन्य करने की कोशिश की, समाज की सोच में, उनकी दृष्टि में परिवर्तन लाने की कोशिश की। तमाम प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, हॉस्टल, छात्रवृत्ति के माध्यम से इस समाज को शिक्षित करने की कोशिश की। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैंने इसीलिए अपने शुरुआती शब्दों में कहा कि मैं उनको एक पूर्णतावादी मानता हूं, जो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव अपनाता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, न कि कुछ छोटे मोटे परिवर्तन या सुधारों की वकालत करता हो। और बाबा साहब अंबेडकर का दर्जा इसलिए भी ऊंचा है क्योंकि वो कुछ गिने चुने व्यक्तित्व में से हैं जिनकी कथनी और करनी में आपको अंतर नहीं दिखेगा। आज हमारे या मेरे बातों की जो वैधता है, जो लेजिटिमेसी है, वो इसलिए समाप्त है, इसलिए हमारी बातें आप तक नहीं पहुंचती या असर नहीं करती
क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारे व्यक्तित्व में, हमारे किरदार में इतनी ताकत नहीं है, इतना ओज नहीं है। हम कहते तो कुछ है लेकिन करते कुछ है। हमारी कथनी करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन आपको दिखेगा कि उन्होंने करके दिखाया। उनका पूरा जीवन ही उनके विचारों का प्रकटीकरण है। उन्होंने जो विचार दिया उसको यथार्थ में परिवर्तन करके दिखाया है। तो जरूरत इस बात की है कि उन विचारों को समझा जाए, उन विचारों को आत्मसात किया जाए। उनके विचारों में बहुत से ऐसे सार्वभौमिक तत्व हैं जिनका मैंने उल्लेख किया, जिनको आप बगैर किसी पूर्वाग्रह के, बगैर किसी पूर्व धारणा के अपना सकते हैं। और वो है जैसे जुझारूपन, साहस, संघर्ष करने की क्षमता, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की क्षमता। ये सारे सार्वभौमिक तत्व हैं। ये किसी देश विशेष, किसी जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष से बंधे हुए नहीं है। और हमारे विशेषज्ञों की श्रृंखला लंबी है। इसको ध्यान में रखते हुए, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भीमराव अंबेडकर का नाम आपने सुना। इतने बड़े व्यक्तित्व जिनके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। आज हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाके आप देखिए, विदेशी विश्वविद्यालयों में वहां उनकी मूर्ति लगाई जा रही है। ताली बजाओ एक बार। खड़े हो जाते हैं हमारे शरीर जब हम देखते हैं इतने बड़े मोटिवेशन की बात। हिंदुस्तान अपना भारत सदियों से शक्तिशाली राष्ट्र रहा है।